नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का अगला क्वेश्चन, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, छपता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है। ज्यूरिडिक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। ज्यूरिडिक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल का ज्यूरिडिक्शन क्या है? ठीक है। इसे ये कैसे बनता है? ठीक है। और इसे अपॉइंट कौन करता है? आप जानते हैं कि आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल हम लोग पहले भी थोड़ा सा व्यू ले चुके हैं, और आगे आइए हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। ज्यूरिडिक्शन रेफर्स टू द अथॉरिटी ऑफ द ट्रिब्यूनल टू हियर एंड डिस्प्यूट डिसाइडेड। ठीक है। ज्यूरिडिक्शन जो होता है इसका, ये ट्रिब्यूनल की ऐसी अथॉरिटी है जो दोनों पक्षों की बातों को सुनती है, सुनवाई करती है और डिस्प्यूट को फाइनलाइज करके आउटकम्स देती है। ठीक है। डिसाइड करती है डिस्प्यूट को कि क्या किस वे में पक्ष में इसको हमें डिसीजन देना है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद। ठीक। नेक्स्ट, कॉम्पिटेंज कॉम्पिटेंज प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, हो सकता है ये शॉर्ट नोट्स में अलग से पूछ ले। कॉम्पिटेंज प्रिंसिपल। द ट्रिब्यूनल कैन रूल ऑन इट्स ऑन ज्यूरिडिक्शन। जो ट्रिब्यूनल होता है उसका रूल रेगुलेशन खुद का होता है, खुद का ज्यूरिडिक्शन होता है। ठीक है। इंक्लूडिंग एनी ऑब्जेक्शंस टू द एग्जिस्टेंस और वैलिडिटी ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। ठीक है। वैलिडिटी ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो होगा, जो भी उसकी वैलिडिटी होगी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की, जो भी उसका एग्जिस्टेंस होगा, उसके सारा क्लॉज इसमें इंक्लूड होगा ज्यूरिडिक्शन में, इनके ट्रिब्यूनल में। ठीक है। स्कोप ऑफ ज्यूरिडिक्शन। स्कोप ऑफ ज्यूरिडिक्शन का स्कोप क्या है? लिमिटेड टू मैटर कवर्ड बाय द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनता है दोनों पक्षों के साथ, ठीक है, दोनों पक्षों के द्वारा जो बाइंडिंग होता है दोनों पे, ठीक है, जो आर्बिट्रेशन को सबमिट करते हैं हम लोग अपॉइंट करते समय, ठीक है, उसके संदर्भ में बात कर रहा हूं, उसमें इनका क्या स्कोप है? कैन नॉट डिसाइड इश्यूज आउटसाइड। कैन नॉट डिसाइड इश्यूज आउटसाइड दैट स्कोप। ठीक है। जैसे आउटसाइड की बात करें, अगर मान लो क्रिमिनल से रिलेटेड केस है, ठीक है, उसमें जो है ये डिस्प्यूट नहीं लेके जाया जा सकता, क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनती। सर्टेन फैमिली लॉ मैटर, कुछ फैमिली लॉ मैटर में भी इसका स्कोप नहीं होता। ठीक है। चैलेंज टू ज्यूरिडिक्शन मस्ट बी रेज्ड अर्ली इन प्रोसीडिंग्स। ठीक है। ये जरूर आपको मुद्दा पता होना चाहिए क्या क्या चैलेंज आने वाले हैं। ठीक है। फाइनल अवार्ड्स कैन बी चैलेंज्ड और सेट असाइड इन कोर्ट्स ऑन ज्यूरिडिक्शन ग्राउंड। ठीक है। ज्यूरिडिक्शन ग्राउंड पर ये आपको ये चैलेंजेस आते ही आते हैं फाइनल अवार्ड्स में, फाइनल आउटकम्स में। ठीक है। नेक्स्ट, टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। अब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को टर्मिनेट हम किस किस पॉइंट से करते हैं, कैसे कैसे टर्मिनेशन इसका होता है, कि आर्बिट्रेशन को कैसे खत्म किया जाता है। ठीक है। आइए उसको समझते हैं। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग डू नॉट कंटिन्यू इंडेफिनेटली। यह असीमित समय के लिए नहीं होता है। ठीक है। अनिश्चितकालीन नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए होता है। जब तक है, डिस्प्यूट सॉल्व हो गया तो एग्रीमेंट खत्म। ठीक है। दे मस्ट एंड फॉर्मली आइदर थ्रू रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट्स और ड्यू टू अदर सर्कमस्टांसेस। अब कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से ये टर्मिनेशन हो सकता है। ठीक है। अब आइए डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है टर्मिनेशन बाय फाइनल अवार्ड। मतलब फाइनल अवार्ड का मतलब है फाइनल डिसीजन आ गया तो ये एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया। द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ टर्मिनेशन, बहुत ज्यादातर यही होता है। ठीक है। द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इशूज अ फाइनल एंड बाइंडिंग अवार्ड रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट। जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के बाद जो फाइनल डिसीजन देते हैं, जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल देती है, ठीक है, तब जाके टर्मिनेशन माना जाता है। दूसरा पॉइंट, टर्मिनेशन बाय ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल विदाउट अवार्ड। मान लो कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिसमें डिसीजन नहीं आता है, फाइनल डिसीजन, फाइनल डिक्री नहीं आती है, लेकिन फिर भी टर्मिनेशन मान लिया जाता है। कैसे? पहला है ए पॉइंट, आइए देखिए। कुछ सिचुएशंस में विड्रॉल ऑफ द क्लेम, अगर क्लेमेंट्स जो क्लेम करने वाला है, जो अगर वो अपना केस विड्रॉल कर लेता है तो भी ये टर्मिनेट हो जाएगा। बी, एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज, अगर पार्टियों दोनों पार्टी सहमत होकर के आपस में सुलझा लेते हैं और उस तीसरा यानी इसका आपका आर्बिट्रेटर की जरूरत नहीं है तो भी ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। इसमें है मेंशन, देखिए, इफ बोथ पार्टीज एग्री टू टर्मिनेट द प्रोसीडिंग्स।
थर्ड सी, ट्रिब्यूनल फाइंड्स प्रोसीडिंग्स अननेसेसरी आर इम्पॉसिबल। अगर ट्रिब्यूनल को ये लगता है कि उसमें कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है, मतलब उसमें कोई लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन है, उसमें कोई दम नहीं है केस में, ठीक है, उसको इनवैलिड मानते हुए टर्मिनेट कर सकती है कि ये इसका कोई डिसीजन नहीं आने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। तब ये तीसरा मुद्दा होता है, ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाता है एग्रीमेंट, ठीक है। चौथा, थर्ड पॉइंट नेक्स्ट, डेथ आर इनकैपेसिटी। अगर मान लो पार्टीज की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिक केस सॉल्व हो गया, फिर तो कोई कहना ही नहीं है, पार्टी है ही नहीं तो कौन जानेगा उसको, कौन क्या मतलब रह गया उस डिसीजन का। फोर्थ, टाइम लिमिट होता है। अगर वो पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद एक्सपेंशन करता है, एक्सटेंशन करता है, ठीक है, तो भी उसको जो है मान लिया जाता है टर्मिनेशन। इफ द, जब तक कि दोनों सहमत ना हो, इफ द आर्बिट्रेशन लॉ और एग्रीमेंट प्रिस्क्राइब द टाइम लिमिट, अगर उसमें लिखा है कि 30 दिन के अंदर हमें डिस्प्यूट सॉल्व कर लेना है या 3 साल के अंदर डिस्प्यूट सॉल्व कर लेना है, तो मतलब 3 साल तक के लिए वो ट्रिब्यूनल वैलिड है, वो आपका आर्बिट्रेटर वैलिड है। 3 साल के बाद वो वैलिड नहीं है, उसको अगर बढ़ाना है तो आपको फिर से एग्रीमेंट एक्सटेंशन करना पड़ेगा। एक्सपायर विदाउट एक्सटेंशन और कंप्लीशन प्रोसीडिंग में भी टर्मिनेटेड, ठीक है। तो ये उसके पॉइंट्स थे। लीगल इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन क्या होता है? आफ्टर टर्मिनेशन ट्रिब्यूनल कैन नॉट रीओपन द केस, ठीक है, अनलेस, देखो ये अगर टर्मिनेट हो जाता है केस तो ये ट्रिब्यूनल अपने आप उसको रीओपन केस को नहीं कर सकती, जबकि जब तक रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द अवार्ड, कि जब तक दोनों पक्षों से रिक्वेस्ट ना आ जाए करेक्शन के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए, डिसीजन में ये चेंजेज होने हैं, ऐसा नहीं था कि डिसीजन गलत है, इस तरीके से अगर दोनों पक्ष फिर से लेकर के खड़े हो जाते हैं, तब ये ट्रिब्यूनल इसको जो है लीगल इफेक्ट मानते हुए जो है फिर से रीओपन कर सकती है। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री अवार्ड इज रिक्वायर्ड। अगर मान लो कोई सप्लीमेंट्री, अगर उसमें और कोई डिसीजन छूट गया है, मान लो एक ही डिसीजन आया, सपोज ये प्रॉपर्टी आपकी है, आपको दी जाती है, अब उस प्रॉपर्टी में कौन खेती करेगा ये डिसीजन नहीं आया, ठीक है, अब वो खेती नहीं की गई, उसमें करने वाले का डिस्क्राइब नहीं किया गया, तो ये सप्लीमेंट्री डिसीजन हो गया। मेरी बात समझ रहे होंगे कि एक ही डिसीजन में 2-3 क्लॉज ऐसे होते हैं जो कि सब कुछ क्लियर होना जरूरी होता है, दैट इज नोन एज अ सप्लीमेंट्री डिसीजन, ठीक है। तो ये हमारा ज्यूरिडिक्शन ऑफ आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल का पार्ट खत्म हुआ, ठीक है। ये आपको 10 मार्क्स में 4 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर पूरा आर्बिट्रेशन की पूरी प्रक्रिया पूछ लिया, पूरा प्रोसेस पूछ लिया, तो आपको आर्बिट्रेशन के सारे पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस करने के लिए लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको पसंद आता है तो प्लीज, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लाइक तो बनता है, आप लाइक करके जाइएगा, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।